वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। हमने कई सारी गिद्धों के बारे में, कुछ किंगफिशर पक्षियों के बारे में, कुछ औषधि जड़ी बूटियों वाली पेड़ पौधों के बारे में, वो सब हमने देख लिया था। और वनस्पति कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी हमने देख ली थी, और संतुलन हमने देख लिया था, परितंत्र हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, कि प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किस तरीके से किया जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। तो हमें जो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन किया है उसका भी हम अच्छी तरह से देख लेंगे। तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो जो वनस्पति है उसकी वृद्धि होती है ना, मतलब जो पेड़ पौधे वगैरह, उनकी वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तापमान पर। कितना तापमान है, आर्द्रता कितनी है उनकी, उस पर निर्भर करती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको कि उसकी आर्द्रता पर जो है निर्भर करती है। अब हम आगे की बात करते हैं। चलिए देखते हैं। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। ये हमारी विश्व की जो वनस्पति है ना, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वगैरह हैं, इनको हम 4 भागों में पढ़ सकते हैं। कितने प्रकारों में? 4 वर्गों में बांट सकते हैं। विश्व की वनस्पति को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। किस किस में? वन में, घास स्थल में, गुल्म में और तुंद्रा में। गुल्म में और तुंद्रा में। किसमें? तुंद्रा में। इन सब में हम बांट सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने विश्व की वनस्पति को बांट लिया। ये देखिए आपके जो बटे हुए हैं यहाँ पे, ये घास, थल, वन हमने बांट दी, और एक गुल्म और तुंद्रा भी है। चलिए इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। इनका जो वर्गीकरण हमने किया है, हम क्या पढ़ रहे हैं? वितरण पढ़ रहे हैं, तो वर्गीकरण ही पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण इस तरीके से जो है यहाँ पे किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके का वर्गीकरण हो सकता है। ये वनस्पति का वर्गीकरण है, प्राकृतिक वनस्पति का, और वो भी विश्व का, ना कि भारत का। भारत नहीं, हम विश्व की बात करें। भारत में भी इसी तरीके में कुछ ना कुछ होता है। चलिए आगे चलते हैं। हम अब आगे चलेंगे। देखिए, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। जहां ज्यादा वर्षा होगी वहां ज्यादा पादप उगेंगे, ज्यादा वनस्पति उगेगी, ज्यादा पेड़ पौधे उगेंगे। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इस वजह से, क्योंकि जल जितना ज्यादा होगा, वर्षा जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा वनस्पति होगी। तो जल की जहां सबसे ज्यादा आपूर्ति है वहीं पर इस तरीके के लंबे लंबे बड़े बड़े वृक्ष, विशाल वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे आर्द्रता कम होती है, आर्द्रता मतलब नमी। आर्द्रता क्या होती है? एक तरीके की नमी होती है। अगर कम होती है, वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। अगर नमी कम होती है, आर्द्रता कम होती है, तो वृक्षों का जो आकार है, उनकी जो सघनता है वो कम हो जाती है। क्योंकि जल कम है तो वृक्षों का आकार भी कम होगा, उनकी सघनता, वो जो बड़े बड़े फैले हुए हैं वो भी कम हो जाएंगे। इस तरीके की चीजें होती रहती है। ठीक है, आप सबको समझने में आया? अब हम देखते हैं आगे। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। तो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र जो है ना, जहां पे सामान्य वर्षा होती है, वहां पे छोटे आकार वाले वृक्ष होते हैं और घास भी उसी तरीके की छोटी छोटी होती है। वर्षा कम है, सामान्य है, तो सामान्य चीजें। ज्यादा वर्षा, बड़े, बिल्कुल वर्षा नहीं तो बहुत ही कम कम, अगर वर्षा थोड़ी सी है तो छोटी छोटी चीजें। तो जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है, क्योंकि इस तरीके से घास स्थल बन जाते हैं। आगे देखते हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म। तो जहां पर शुष्क प्रदेश, जहां पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती या बहुत ही कम होती, वहां पर जो पौधे हैं वो किस तरीके से? कटीली झाड़ियां होती है वहां पर, और गुल्म होते हैं। क्या होते हैं? गुल्म। आगे देखेंगे हम। तो ये कटीली झाड़ियां भी होती है। चलिए यहां तक तो ये पता लगा। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है।
तो जहां पे कम वर्षा होती है, कटीली झाड़ियां होती है, उनकी जड़ें भी गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को हटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां काटकर और मोमी सतह वाली, अब जो है वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता जो होती है, क्या है कि जब भी जल होगा तो जल जो है वाष्प बढ़ के उड़ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी वो जो सूर्य है उस पर पड़ रहा है, तो उसकी नमी को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्द्रता नमी की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियों को जो है काट देंगे, और मोमी सतह वाली होती है इस वजह से, ठीक है, मोमी सतह वाली होती है, वो करना पड़ेगा। तो शीत ध्रुवीय प्रदेशों की तुंद्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। तो जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, कौन से, शीत ध्रुवीय प्रदेश, कौन से होंगे शीत ध्रुवीय प्रदेश, जो उत्तरी ध्रुव पे और जो दक्षिणी ध्रुव पे, जो हमारे कहां पे, अंटार्कटिका वाली जगह, आर्कटिक वाली जगह, वो हमारे शीत ध्रुवीय प्रदेश होते हैं। तो वहां पे टुंड्रा, जैसे कनाडा है, कनाडा उत्तरी ध्रुव के उसके आसपास, तो वो टुंड्रा वनस्पति में आ जाता है। इसमें मॉस और लाइकेन जो है इस तरीके की वनस्पतियों में सम्मिलित है। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया, कोई किसी को दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्राय सदाहरित वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे हमने देखा, पत्तियां हटा देंगे ताकि आर्द्रता जो है वो खोए ना, और मोमी सतह जो है वहां पे बनी रहे। तो इस तरीके की अगर हम पत्तियां रखते हैं तो सदाहरित, पत्तियां हटा देते हैं तो पर्णपाती कहते हैं। तो इनसे आप पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है आपको कि सदाहरित वन किसे कहते हैं और पर्णपाती वन किसे कहते हैं, आप बताइए 2 या 3 मार्क्स में, तो आप क्या बताएंगे। सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। तो सदाहरित वन वो होते हैं जो कोई भी वर्ष आ जाए अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराएंगे, एकदम खड़े के खड़े पत्तियों के साथ रहेंगे। और आगे हम देखते हैं, पर्णपाती वन ऐसे होते हैं। पर्णपाती वन कैसे होते हैं, ये तो पत्तियां हटाते ही नहीं, जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उन्हें हम पर्णपाती वन कहते हैं। जो पत्तियां गिरा दे पर्णपाती वन, और जो पत्तियां ना गिराए वो सदाहरित वन। ये वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्ण कटिबंधीय में वर्गीकृत किए गए हैं। तो उष्ण कटिबंधीय हो सकते हैं, कर्क रेखा और उसके उत्तरी शीत ध्रुव के आसपास की जगह, तो ये वहां से हो सकती है। और उष्ण कटिबंधीय जहां पे ज्यादा उष्मा आती है वो उष्ण कटिबंधीय होते हैं, जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच है। शीतोष्ण कटिबंधीय मैंने आपको भी बता ही दिया, शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव और मकर रेखा और उत्तरी जो है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये आपको पहले क्लास में पढ़ चुके हैं आप, ये आपकी जो 8th क्लास है, आपने 7th क्लास में सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आप पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकार के वन, उनके वितरण और उनसे संबंधित प्राणी जीवन के बारे में विस्तार में पढ़ चुके हैं, वही मैंने आपको बताया कि आप पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनमें उनसे कहीं अधिक लोग, पिछली 2 शताब्दियां जो गुजरी है उसमें जो लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं, बिल्कुल है। पिछले समय जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब हमारी आबादी कितनी थी और आज हमारी आबादी कितनी, आप सब अनुमान लगा सकते हैं। पहले कितने लोग थे और आज कितने लोग बढ़े, क्यों, क्योंकि हमारी जीवन जीने की क्षमता बढ़ी। हम पहले 35-40 तक जीते थे, अब हम 68, 68 या 70 साल तक भी जी जाते हैं। ये सारी चीजें हैं, अब जिएंगे ज्यादा तो लोग भी ज्यादा ही होंगे। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। तो बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए और जो फसलें हैं उनको उगाने के लिए हमने क्या किया है,
कि वनों के विशाल क्षेत्र है ना, उनसे वृक्ष काट दिए, और वृक्ष काट देंगे तो वर्षा कहां से? वर्षा के लिए क्या चाहिए? वृक्ष। वृक्ष क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। अब आप सब ये सोचिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ दे, अब अगर ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो उससे वर्षा में हमें सहायता मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो वृक्ष काट देते हैं और हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें खाना चाहिए। जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी, लोगों की आबादी बढ़ जाएगी, तो लोग मांगेंगे कि भाई हमें जीवन जीना है, जीवन जीने के लिए जो हमारी जरूरतें हैं, बेसिक जरूरतें हैं, वो हमें पूरी करनी है। तो पूरी करनी है तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमें करना होगा। हम उन्हें मरते हुए तो नहीं देख सकते लोगों को, तो जीवन जीने के लिए तो करना ही पड़ता है। तो ये बात है। तो इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता, जो प्राकृतिक वनस्पति है हमारी, वन्य जीव है, इनके संरक्षण की आज बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। जो कीट है हमारे, उनकी भी संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, समझने में आया सबको? ये हमारा हो गया। अब हमने ये पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? अभी हमने क्या पढ़ा? प्राकृतिक वनस्पति का वितरण पढ़ लिया कि वन में देखा हमने किस तरीके से सदाहरी वन और पर्णपाती वन, घास स्थल, इस तरीके घास स्थल होते हैं। गुल्म मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे ये देखिए कहाँ गया, ये कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में इस तरीके गुल्म बन जाती है। आप सबने देखी होगी वो गुल्म कांटेदार पौधे इस तरीके के वो। और टुंड्रा में गुल्म जो एक तरीके से शुष्क प्रदेश होते हैं। गुल्म जो है ये शुष्क प्रदेशों में होती है, कटीली झाड़ियां वगैरह। और हमारी क्या टुंड्रा, मैंने आपको टुंड्रा भी बता दिया, कनाडा वगैरह ऐसी जगहों में जहाँ पे शीत होती है। ठीक है, शीत कटिबंधीय वाले जगह। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। तो किस तरीके से है भाई प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण? तो आप सब जानते हैं, आप सब ये चीज हमेशा से जानते हैं। क्या जानते हैं? ये चीज हमेशा से जानते हैं। किस तरीके से हो सकता है? अभी हमने देखा ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बहुमूल्य संसाधन है, संरक्षण जरूरी है। तो संरक्षण के लिए क्या करें? समस्या पता है, संरक्षण चाहिए, बट करे कैसे? हमारी जरूरतें भी तो कितनी, मांगे भी तो कितनी, उनको पूरा करना जरूरी है या फिर संरक्षण करना जरूरी है? संतुलन करना जरूरी है। मांगे तो पूरी करनी है, मगर हमारी मांगे हमारी आवश्यकता से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है, बिल्कुल। तो नहीं है, वन संपदा है नहीं है, बिल्कुल संपदा। पौधे जंतुओं का आश्रय प्रदान करते हैं, बिल्कुल पौधे जंतुओं का आश्रय प्रदान करते हैं। आप सबने बड़े बड़े वृक्ष देखे होंगे, तो उनमें पौधे जो हमारे जीव जंतु है वो रहते हैं, बारिश से भी वो उनको बचा देते हैं, कई सारे पोषण आहार भी देते हैं। तो पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पौधे जो है क्या करते हैं? जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। करते नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। क्या करते हैं? पारितंत्र जो है ना, हमने बताया था आपको, इकोसिस्टम, पारस्परिक क्रिया है, हर किसी के बीच में चक्कर चल रहा है। और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं, मतलब रक्षण करते हैं उनका। अब जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। अब जलवायु परिवर्तन हो गई और कुछ आपदाएं आ गई, तो उससे जो है पौधे नष्ट हो जाएंगे, जीव जंतु मर जाएंगे, तो हमारी प्राकृतिक आवास जो है वो नष्ट हो जाएंगे। मानव हस्तक्षेप का भी एक बहुत बड़ा रीजन है। मानव हस्तक्षेप आप सब जानते हैं होता रहता है, आज नहीं कई वर्षों से हो रहा है। प्रकृति के साथ मानव का युद्ध अपने जीवन को रक्षण प्रदान करने के लिए। अब बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है, मतलब संकट में है, और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। कुछ जंतु, जीव जंतु ऐसे हैं जो लुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि उन्हें जो जगह चाहिए थी अपने जीवन बनाने के लिए, अपना जीवन व्यक्त करने के लिए, वो उन्हें अब नहीं मिल पा रही, क्योंकि मानव वहां पे आ चुका है और उसे उन्होंने अपनी जरूरतों के हिसाब से छीन लिया है। तो कुछ जीव जंतु ऐसी जातियां जो है लुप्त होने की कगार पे संकट है।
तो वनोन्मूलन, पेड़ पौधों को काटना, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में, जैसे आप सब देख रहे सुनामी आ रही है, कितना तबाही मचाई है, कई सारे जीव जंतु मर गए, कई सारी जो प्रजातियां वो लुप्त होने के कगार पे आ गई। और तो इस तरीके से भूस्खलन हो गया, और भूस्खलन से कुछ मानव निर्मित और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्रक्रिया संसाधनों की लुप्त होने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं। कुछ मानव निर्मित है, कुछ प्राकृतिक, जैसे भी सुनामी का बताया मैंने, प्राकृतिक था। मानव निर्मित, मैंने आपको बताया मानव जो है कई तरीके की चीजें करता है, वहां से लकड़ियां काट के ले जाता है, जंगल कट रहे हैं, तो वो भी मानव निर्मित ही है। अब आगे देखते हैं, ये सारी चीजें तो हमने देख ली, अब आगे क्या है भाई, चलिए आगे भी देख लेते हैं। इस तरीके से चीजें हो रही है। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है। ये जो शिकार है वो अगर बढ़ जाएगा तो हमारे जीव जंतुओं की मृत्यु ज्यादा होगी, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आएगी। तो कुछ खास प्रजाति हैं जिनकी संख्या में जो है बहुत ज्यादा कमी आएगी। आप सबको अभी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देने वाले हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि और किस तरीके से हम इसके संरक्षण कर लेंगे, नए नए नियम भी बना रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो इनकी संख्या में कमी आई है। तो अब अगर देखें तो पशुओं की जो खाल होती है वो बहुत ही ज्यादा बिकती है, और इस वजह से लोग शिकार करते हैं। वही खाल मिल जाएगी, उनकी कई कई नाखून, इन सबसे कई सारी चीजें बनती हैं, उनके सींग वगैरह, चमड़ा उनका, उनके नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनधिकार शिकार किया जाता है। मतलब उनका अधिकार नहीं है शिकार करने का, बट वो शिकार कर लेते हैं अपने शौक के लिए। बट उनके शौक की वजह से और उनकी लालच की वजह से कई सारे जीव जंतु और प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। इनमें से कुछ जंतु हैं चीता, शेर, आप सब जानते हैं चीता, टाइगर रिजर्व के कितनी ज्यादा हमारे यहाँ चीजें चलती हैं। हाथी, ब्लैक बक, ये हमारा ब्लैक बक देख रहे हैं, ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है। आप सबको ब्लैक बक का नाम तो पता ही होगा, पता नहीं है तो अब पता लग जाएगा। आप सबने सलमान खान की मूवीज देखी है, हर किसी ने देखी है। तो सलमान खान की मूवी में, सलमान खान जो हम साथ साथ मूवी की थी उसमें सलमान खान ने राजस्थान में शूटिंग करी। अब राजस्थान में शूटिंग करी तो वो अपने फ्री टाइम में ब्लैक बक को हंटिंग के लिए चला गया, और उस केस में उसे सजा भी मिली आगे जाके, और फिर वो रिहा भी हो गया। तो ये सब होता रहता है। तो क्यों? क्योंकि उसने ब्लैक बक की शिकार करने की कोशिश करी थी, उस पर केस चला और उसे थोड़े टाइम के लिए सजा हुई, फिर वो फ्री हो गया ऑन बेल। तो इस तरीके की चीजें जो है अपील में ये केस चलते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो ब्लैक बक को जब उसने शिकार किया तो ये सब चीजें चल रही थी, तो हमने कुछ नियम बना दिए और उसको पकड़ने में आसानी हुई। जिसने किया उससे मुआवजा वसूला गया कि आपको मुआवजा दो, आपने ये किया है, उससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा देना पड़ेगा। मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, ऐसे ही मगरमच्छ हो गया, दरियाई घोड़ा हो गया, हिम तेंदुआ जो हिमालय इनमें तेंदुए मिलते हैं, शुतुरमुर्ग और मोर, ये सब का संरक्षण जरूरी है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। अब इनका संरक्षण कैसे करेंगे? हमने देख लिया, ये ब्लैक बक हो गया, मगरमच्छ हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, सबका संरक्षण तो जरूरी है, बट करेंगे कैसे? हाउ वी डू इट? वी डोंट नो। तो नाउ वी विल नो हाउ वी विल डू इट। कई सारे प्रयास करेंगे, एफर्ट्स करेंगे हम, जिनसे हम पता करेंगे कि किस तरीके से। सबसे पहला है जागरूकता। जब तक जागरूकता नहीं होगी लोगों में, लोग समझेंगे नहीं। आप सब जानते हैं कि हमारे आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखने का हर कोई बताया, स्वच्छ भारत अभियान, आप सबने सुना होगा स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, कि हमें कोई भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। मगर आज भी जब भी कोई चॉकलेट खाता है तो उसका रैपर डस्टबिन में डालना चाहिए, बट वो सड़क पर डाल देता है। हर चीज हम चाहते हैं सही हो, बट हम सही नहीं होना चाहते, तो ये चीजें होती है। तो जागरूकता का मतलब वही है कि हमें जागरूक होना होगा। अगर कोई रैपर हमने खाया है तो उस रैपर को डस्टबिन में ही डालना होगा, ना कि सड़कों पे, क्योंकि डस्टबिन में डालेगा तो वापस से रिसाइकल होके कहीं दूसरी जगह जो है फैक्ट्रीज में जाके अच्छा काम होगा। मगर अगर आप सड़कों पे डाल देंगे तो उससे
पशु जंतु जीव जंतु वो सब खा लेंगे और उनकी बीमारियों की वजह वो बन जाए। तो जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूकता के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप में जागरूकता नहीं है तब तक आप में कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला उपाय हो जागरूकता बनाना है। तो आगे देखते हैं। आपको ये दिख रहा है यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये क्यों आपको बताया गया है, ये पिक्चर क्यों दी गई है? कैलिफोर्निया फायर्स डे होप्स रेस्ट, कैलिफोर्निया वाइल्ड लाइफ स्प्रेड नियरली a million टोल्ड टू फ्ली। तो लोगों को जो है यहां से उड़ा के ले जाया गया। क्यों? क्योंकि कई सारे जंगल सब कट चुके हैं। देखिए जंगलों में आग लग गई है। तो ये सब क्यों हुआ है? ये सब पर्यावरण की वजह से हुआ है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओगे तो पर्यावरण उसका बदला जरूर लेगी, और वो बदला इस तरीके से लेगी कि आपका नुकसान हो जाएगा। इस वजह से आपको संतुलन बनना जरूरी है। देखिए क्या लिखा है, कैलिफोर्निया ब्रेथ्स इजी एज फायर कैन। कैलिफोर्निया जो सांस ले रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि आग लग चुकी है। ये नेचुरल डिजास्टर हुआ है, लोगों को उड़ा के दूसरी जगह ले जाएगा। तो ये चीज आपको बताएगी, कई सारे लोग मरे। तो ये सब होता रहता है। जब तक हमारे पास जागरूकता नहीं होगी तब तक हम इन सब पेड़ पौधों को बचाने के बारे में नहीं सोचेंगे, पेड़ पौधों जीव जंतुओं को बचाने के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, हो गया ये। अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम हमारा आगे देखते हैं क्या बताया गया है। आइए यहाँ पे अब हम देखते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान कई सारे होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको यहाँ बताया भी हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान किस तरीके से होते हैं। तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। मतलब एक से अधिक परितंत्र को बचाने के लिए हमने ये राष्ट्रीय उद्यान जो है बनाए हैं। क्या एक से अधिक जो हमारे परितंत्र हैं उनको बचाने के लिए हमने ये राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे देखे डेफिनेशन हो गई इसकी, और ये भविष्य के लिए बचाने के लिए। तो ये आपके 1 मार्क्स में आ सकती है, आपको याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए। जीवमंडल नीचे, हमारे जो जीवमंडल नीचे बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं उनके बारे में बात करी गई है, जहां पे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। तो हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं, बिल्कुल बनाए जाते हैं। वन्य जीव और वनस्पति को सुरक्षित करने के लिए ये सारी चीजें बनाई गई, कई सारे नियम बनाए हैं। हमारी जो भविष्य है वो वाली प्रजाति को संरक्षित अच्छी तरह से सारे क्षेत्र उपलब्ध हो, उसकी हमने खास पहल की है। तो संकरी घाटियों, झीलों, आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ये सब बनाकर हम सुरक्षित कर सकते हैं। और तीसरा हो गया संकरी घाटियां, झीलों, आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। इन सब काम संरक्षण करेंगे झीलों का, घाटियों का, तो वो भी हमारे मूल्यवान संसाधन को नष्ट होने से बचाने में आवश्यक होगा। तो ये हमारा तीसरा संरक्षण का उपाय हो गया। ठीक है, ये हमने पढ़ ली। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या बात कर रहा है, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। अगर हम पर्यावरण में कोई भी इंटरफेरेंस या कोई भी दखल नहीं देंगे तो सारी चीजें एकदम सही होगी। अगर हम पर्यावरण में दखल नहीं देंगे तो सारी चीजें संतुलन में चलेगी। ठीक है, विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है, बिल्कुल करिए। अपने अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण, सलमान खान के केस मैंने आपको बताया ही है, या तो वे विलुप्त हो गए, ब्लैक बक ऐसे विलुप्त हो जाए या विलुप्त होने की कगार पर है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वनों को फल फूल कराने का महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमें इनको जो है प्रोत्साहन देना होगा।
तो प्रोत्साहन हमारा पांचवा उपाय है। हमें प्रोत्साहन देना होगा किनको? सामाजिक, वानिकी, वनोत्साहन, इन सब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें जो पक्षी है प्राकृतिक कैंपों में जाके बच्चों को जो है चीजों को दिखाना चाहिए, ताकि उन्हें ये प्रोत्साहन मिलेगा। तो हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। आप सब ये देख रहे हैं, इस तरीके की जो है आपको कई सारे उद्यानों में मिल जाएंगे, ताकि वे विविध प्रजातियों के निवास का अवलोकन कर सके। और आप सबको लगेगा कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं, इस तरीके से जीवन जी रहे हैं। मगर अगर हम इन्हें कहें मारेंगे या कुछ करेंगे तो विलुप्त होने की कगार पे आ जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे पार्ट कंप्लीट होता है। बाकी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।